मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखना है, फिर 30 पॉइंट्स के फीचर्स में एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेनेशन होने के बाद मैं 30 पॉइंट्स लर्न करने के लिए एक 3 इडियट्स का स्टोरी बिल्डअप किया है। उसमें तुम्हारे 30 पॉइंट्स 30 सेकेंड्स में लर्न हो जाएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। नाउ एग्जाम में तुम्हारा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 8 मार्क या 10 मार्क के लिए। समटाइम्स फीचर्स 5 मार्क के लिए भी आएगा। 5 मार्क के लिए आया तो तुमको 11 से 12 पॉइंट लिखने चाहिए, और 10 मार्क के लिए आया तो मैं तुमसे 20 पॉइंट्स एक्सपेक्ट करता हूं। नाउ जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये जो चार्ट है तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम ड्रॉ करो, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का एक भाग है पार्टनरशिप फॉर्म, बराबर है। ये चार्ट जरूर ड्रॉ करना, इससे इंप्रेशन क्रिएट होता है। और फिर तुम्हारा आंसर ए बी सी डी और ई फॉर्म में, वैसे तो डी तक ही यहाँ पे होना चाहिए, और फिर डी के बाद में जैसे तुम्हारा फीचर्स बनता है 1 2 3 4, ऐसे तुम समझोगे। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि पार्टनरशिप होता क्या है। सोल ट्रेडिंग सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, डू यू एग्री? ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बट सोल ट्रेडिंग में एक प्रॉब्लम हमेशा था कि कैपिटल लिमिटेड था, मैनेजमेंट कैपेसिटी लिमिटेड था। सपोजिटली सोल ट्रेडर एक और आदमी को ऑफर करता है, क्या तू मेरे साथ मिलकर काम करेगा? वो बोलता है हाँ। तो भाई तू 50,000 कैपिटल दे, तू मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस में मदद कर। सोल ट्रेडर अकेला आदमी का कैपिटल लिमिटेड, मैनेजमेंट का कैपेसिटी लिमिटेड, तो बढ़ जाता है ना काम, तो लोड कम होता है और एक्सपेंशन में भी मदद मिलता है। तो पार्टनरशिप डेवलप हुआ सोल ट्रेडर के लिमिटेशन के वजह से। बट ये पार्टनरशिप होता क्या है? लेट अस एज्यूम देयर आर 2 पार्टनर्स, 2 पर्सन्स, ए और बी। ये रो वाले ए है, ये रो वाले बी है। ए वाले रो बी वाले रो को ऑफर देते हैं, कैन वी डू अ पार्टनरशिप ऑफ क्लोथिंग लाइन का एक बिजनेस करे। ए ने किसको ऑफर दिया? बी को। बी ने एक्सेप्ट किया। सो दिस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अमाउंट्स टू एन एग्रीमेंट। समझ में आया? ऑफर क्या था? क्या तुम पार्टनरशिप करोगे? सो इट गोज दिस वे, there is one party A, one person, individual A, another individual B. A B को ऑफर देता है, B एक्सेप्ट करता है। This offer is a proposal given by A to B to let us start a business. B एक्सेप्ट करता है, टेक्निकली उसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं, ठीक है। सो दिस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, ठीक है ना। ऑफर प्लस, मैं माउस से लिख रहा हूं इसलिए हैंडराइटिंग इंटरनेशनल लेवल पे आ रहा है। सो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अमाउंट्स टू व्हाट? एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। इसका मैं एक्सप्लेनेशन तुमको दूंगा, रिटन एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे होता है। तो याद रखो, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम पार्टनर्स बोलेंगे। एक प्लेयर होता है और ग्रुप ऑफ प्लेयर्स 11 लोग का टीम बोलते हैं। तुम लोग यहाँ पे 15 लोग हो, हर एक जन क्या होगा? पार्टनर। और सबको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? पार्टनरशिप फर्म। और तुमने नाम रखा XYZ एंड फर्म, XYZ एंड ब्रदर्स, XYZ एंड डॉटर्स भी आजकल शुरू हो गया है। तो ये क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म होगा। सो तुमको 3 से 4 कंसेप्ट जानना जरूरी है। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? एग्रीमेंट बिटवीन होम? द पर्सन्स हु हैव एग्रीड। उन लोग को क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। और सबको इंडिविजुअली बोलेंगे पार्टनर्स। सबको जोड़ दो तो क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। और जिस नाम से वे लोग ऑपरेट करते हैं,
XYZ and brothers, XYZ and sons, XYZ and daughters, XYZ and company, ये सबको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फॉर्म. सो आई होप समझ में आया. पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट. दो चीज जरूरी है. पार्टनरशिप टू डू व्हाट? बिजनेस. और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रॉफिट. तुम्हारा ऑब्जेक्टिव चैरिटी रहा तो वो पार्टनरशिप फॉर्म हो ही नहीं सकता, वो चैरिटेबल ट्रस्ट में चला जाएगा. तुम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर पाओगे यदि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है तो. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट बाय डूइंग बिजनेस एंड कंटिन्यूस. अच्छा, चैरिटी फॉर्म से भी तो चैरिटी फॉर्म नहीं हो सकता, चैरिटेबल ट्रस्ट होता है. चैरिटी ट्रस्ट की भी वो अलग रजिस्ट्रेशन है, ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर होता है. साईं बाबा संस्थान, इट्स अ चैरिटेबल ट्रस्ट, इट्स नॉट अ पार्टनरशिप. उसमें पार्टनरशिप्स नहीं हो सकते बिकॉज इट्स अ चैरिटेबल ट्रस्ट. अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट में साईं बाबा संस्थान को टैक्स लगता नहीं है. क्यों? सेक्शन 11, 12, 13 इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसको माफ करता है क्योंकि वो रजिस्टर्ड है अंडर द ट्रस्ट और उसका लोक सेवा का काम है. सो पार्टनरशिप रहेगा तो भाई फ्लैट 30% टैक्सेबल है. लेकिन साईं बाबा संस्थान को टैक्स लगता नहीं है, बट इनकम टैक्स के कायदे मानने पड़ेंगे. उनको जो दान धर्म पुण्य का पैसा मिलता है ना, डोनेशन, दैट इज देयर इनकम. बट वो यदि लोक सेवा के लिए यूज करें, उसके जो कायदे इनकम टैक्स में तो माफ होगा. बट इट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में एक तो मैक्सिमम 100 लोग होते हैं, मिनिमम 2 लोग होते हैं, और उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है. साईं बाबा संस्थान का ऑब्जेक्टिव इज सेवा, तो वो ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर्ड. मस्जिद, मंदिर, ये सब ट्रस्ट के अंदर आते हैं. ठीक है. सो पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन हुम? द पार्टनर्स. उस और ग्रुप ऑफ पार्टनर्स को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म. और जिस नाम से ऑपरेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फर्म नेम. एबीसी एंड कंपनी, एबीसी एंड ब्रदर्स. लॉजिक सबको समझ में आया? यस और नो? सो पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होता है? बाय एग्रीमेंट बिटवीन हुम? पार्टनर्स. ग्रुप ऑफ पार्टनर्स इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म. जिस नाम से ऑपरेट करते हैं पार्टनरशिप फर्म नेम या फर्म नेम सिर्फ. डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना पड़ेगा. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स कैरिड ऑन बाय और एनी वन ऑफ देम एक्टिव फॉर ऑल. सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. बस 200 बार रट्टा मारा या रिपीट किया, अपने आप लर्न हो जाता है. वो हम तुमसे करवा लेंगे. ठीक है. अब फीचर्स हम शुरू करते हैं. अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको बोलने वाला. अभी ये जो मैंने डिस्टिंग्विश सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी. नाउ ये पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट्स तुम करोगे तो तुम्हारा सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप, एचयूएफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप कोऑपरेटिव का डिस्टिंग्विश भी साथ में हो जाएगा. और यही पॉइंट्स जो 30 पॉइंट्स मैंने बनाए, तुम डिस्टिंग्विश के तौर पर और फीचर्स के तौर पर भी लर्न कर सकते हो. इससे तुम्हारा बहुत सारे क्वेश्चंस और डिस्टिंग्विश भी आसान हो जाएगा, फीचर्स भी हो जाएगा. लॉजिक समझ में आया? तो अभी मैं चाहता हूं तुम सिर्फ पार्टनरशिप फर्म का कॉलम में ध्यान दो. ठीक है. बाकी अलग से सोल ट्रेडिंग, एचएफ के फीचर्स के वीडियोस हम बना चुके हैं. सो कैन वी स्टार्ट? लेट अस अंडरस्टैंड. पहला, पार्टनरशिप कैसे फॉर्म हुआ है? इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? एन एग्रीमेंट बिटवीन होम? पार्टनर्स, विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न व्हाट? प्रॉफिट बाय डूइंग व्हाट? बिजनेस एंड डूइंग कंटिन्यूअसली. अच्छा, तुम बोलोगे टेम्पररी किया तो आंसर इज नो. फिर वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगा. फिर क्या कहलाएगा? वो जॉइंट वेंचर. इफ तुम टेम्पररी कुछ करते हो तो देन इट कैन नॉट बी पार्टनरशिप, इट मस्ट बी कॉल्ड एज जॉइंट वेंचर. देन सो क्या जरूरी है? ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट बाय डूइंग बिजनेस एंड कंटिन्यूअसली. लॉजिक समझ में आया? डेफिनेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, तुमको रट्टा मारना पड़ेगा. अब ध्यान से सुनना. मेंबरशिप. अब यहां पे मैं करेक्शन कर रहा हूं. क्यों करेक्शन कर रहा हूं? क्योंकि ये कुछ बुक्स में 50 लिखा है, कुछ बुक्स में 100 लिखा है. अभी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या है? इट इज 2 एंड मैक्सिमम इट इज 100. जो पिछला पार्टनरशिप एक्ट 32 था उसमें मिनिमम 2 था, मैक्सिमम 20 फॉर जनरल बिजनेस था और फॉर बैंकिंग बिजनेस 10 था. अब कंपनीज एक्ट 2013 आया और पार्टनरशिप का नंबर ऑफ पार्टनर्स वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं बताता, वो कंपनीज एक्ट बताता है. सो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 100, नॉट 50, इट इज 100. आया समझ में? सो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं? 2. मैक्सिमम कितने हैं? 100. अच्छा, लेजिस्लेशन. कौन सा कायदा लागू होता है? पार्टनरशिप is governed by the
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। अब जरा ध्यान से सुनना, 1932 का जो पार्टनरशिप है वो एक जमाने में पूरे देश में लागू होता था, जम्मू एंड कश्मीर छोड़ के, क्योंकि तभी आर्टिकल 377 मौजूद था। जम्मू एंड कश्मीर के अलग कायदे थे, वहां पे तुम जमीन नहीं खरीद सकते थे, बहुत सारे कायदे थे। अब गवर्नमेंट ने उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, आर्टिकल 377 को स्क्रैप कर दिया। 370 है ना, आई थिंक इट इज 370 आई थिंक, उसको स्क्रैप कर दिया। नाउ अच्छा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट applies to whole of India excluding the state of Jammu and Kashmir. So जम्मू एंड कश्मीर में पार्टनरशिप एक्ट 32 का कायदा लागू होता नहीं था जब आर्टिकल 370 था। मुझे सिर्फ 377 और 370 में थोड़ा मिक्सअप हो रहा है, राइट, व्हाटएवर बी। फिर जैसे ही गवर्नमेंट ने उसको स्क्रैप कर दिया, नाउ पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी पार्टनरशिप एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी पूरे तरीके से लागू होगा, क्योंकि नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एज अ यूनियन टेरिटरी। आया समझ में? पहले कुछ एक्ट्स ऐसे थे जो इंडिया में लागू होते थे कश्मीर छोड़ के। अब कौन से एक्ट थे? हिंदू सक्सेशन एक्ट 56 भी जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 32 लागू नहीं होता। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 लागू नहीं होता। ऐसे बहुत सारे एक्ट, सो विल नॉट स्पीक ऑन दोज एक्ट्स क्योंकि वो सिलेबस में नहीं। समझ में आया? पार्टनरशिप इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। इसके बाद कैपिटल, कौन कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा? पार्टनर्स फ्रॉम देयर सेविंग्स और बोरिंग्स फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और बैंक्स। डिस्टिंग्विश रहा पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर का, तो क्या बोलोगे? द कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप इज मोर देन दैट ऑफ सोल ट्रेडर। नेक्स्ट, लीगल स्टेटस। नाउ पार्टनरशिप फॉर्म एबीसी, 3 पार्टनर्स है, उनका एक कंप्यूटर का दुकान है। कुछ प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आया, एक आदमी ने उस दुकान पर केस कर दिया, मतलब ऑटोमेटिक एबीसी पार्टनर पर केस होता है, क्योंकि कायदा पार्टनरशिप फॉर्म एबीसी एंड कंपनी या एबीसी एंड ब्रदर्स और पार्टनर्स को अलग नहीं देखता। कायदा पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म को एक ही मानता है। तुम्हारे मन में आ रहा होगा क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, महाराष्ट्र का छोड़कर। महाराष्ट्र में कंपलसरी है। मैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद जब रजिस्ट्रेशन का पॉइंट आएगा तब मैं डिटेल बताऊंगा, ठीक है? सो बिकॉज पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इवन महाराष्ट्र में है, बाकी स्टेट्स में नहीं है। सो लीगल स्टेटस पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स को नहीं मिलता, कायदे से दोनों एक ही है। पार्टनरशिप फर्म पर केस हुआ मतलब ही पार्टनर्स पर केस हुआ, उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा। करेक्ट? फॉर्मेशन, पार्टनरशिप फर्म कैसे फॉर्म होता है? बाय, एक शब्द का आंसर है एग्रीमेंट। सेक्शन 5 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन, अब ध्यान से सुनना, तुमको रजिस्ट्रेशन करना है। महाराष्ट्र में कंपलसरी, महाराष्ट्र के बाहर ऑप्शनल है, लेकिन तुमने रजिस्टर नहीं किया तो बाहर का आदमी तुम पर केस कर सकता है। पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म पर केस नहीं कर सकते। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है। सेक्शन 69 के तहत बाहर के लोग तुम पर केस कर सकते हैं, तुम लोग आसानी से बाहर के लोग पर केस नहीं कर सकते। सो बहुत सारे नुकसान है ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है? नाउ कैसे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन तुमको? अब तुम लोग एडमिशन ले रहे हो 11th में, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? ओरिजिनल मार्कशीट लगती है, लिविंग सर्टिफिकेट लगता है, आधार कार्ड लगता है। तो गवर्नमेंट ने एक रजिस्ट्रार बनाया है, रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एक पार्टनरशिप डीड बनाना है, 1000 रुपए का स्टैम्प पेपर, एक इंग्लिश में एक मराठी में। तुम रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को दोगे तो तुम्हारा पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड हो जाए। बिना रजिस्ट्रेशन के महाराष्ट्र में ऑपरेट नहीं कर सकते। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। रजिस्ट्रेशन किसके पास करोगे? रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म के पास, ठीक है? रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अप्रैल 85 के बाद में महाराष्ट्र में इसको कंपल्सरी कर दिया, और जरूरी भी है कंपल्सरी। लोग भाग जाए तो पैसा लेके, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स हुए कंपनी में, मैं बताऊंगा। वैनिशिंग कंपनीज, शेयर उसका पैसा ले लिया और भाग गई कंपनी, ऐसे हुआ है। सो इसलिए कायदा थोड़ा सख्त है महाराष्ट्र में तो खास करके। 9th, प्रॉफिट और लॉस।
अभी सपोजिटली 4 पार्टनर्स हैं या 2 पार्टनर है, वो लोग आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे डिसाइड होगा? दोनों का। वो लोग बोलेंगे भाई मेरा कैपिटल ज्यादा है, मैं 60% लूंगा, तू 40 ले, या 50-50 होगा, या 3 पार्टनर से 3:2:1 रेशियो होगा। समझ में आ रहा है? रेशियो आपस में तुमको डिसाइड करना है, क्या इक्वल रखना है, क्या किसी का ज्यादा रखना है। एक आदमी बोलता है मेरा कैपिटल ज्यादा है तो मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा चाहिए। समझ में आ रहा है? सो रेशियो कौन डिसाइड करेगा? पार्टनर्स। और ये रेशियो लिखा होगा पार्टनरशिप डीड में कि 3 पार्टनर्स है, 100 रुपए में एक को 60 रुपए मिलेगा, एक को 30 रुपए, एक को 10 रुपया, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, इफ तुमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया ही नहीं, देन व्हाट? सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 विल अप्लाई विच विल ऑटोमेटिकली मीन इक्वल। तुमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया नहीं तो क्या माना जाएगा? सबको इक्वल। 100 रुपए में 4 लोग हैं तो 25-25 रुपया। आया समझ में? या तो तुम डिसाइड करो एग्रीमेंट में तुम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखना चाहते हो। तुमने डिसाइड नहीं किया तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है फिर हम इक्वल मानेंगे। ये तो बाद में कोर्ट केस हो जाएगा ना कि हमको ज्यादा कम था, तो पहले से तय करके रखो, नहीं किया तो इक्वल। करेक्ट? ये तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और लॉस का भी रेशियो, डिसीजन मेकिंग। अब पार्टनरशिप में कायदा है, तुम लोग सपोजिटली 5 पार्टनर्स, 6वां पार्टनर तुम लाना चाहते, जब तक 5 हाँ नहीं बोले तब तक 6वां आ नहीं सकता। मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग सबसे पूछ के होता है। सोल ट्रेडर अकेला मालिक है, एचईएफ में करता अकेला फैसला लेता है, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है? पूछ के डिसीजन लेना पड़ता है। सो डिसीजन मेकिंग क्या रहेगा? इधर स्लो रहेगा। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। डिसीजन मेकिंग स्लो है, 4-5 लोग है, तुमको बोला कि घूमने जाना है, एक बोलेगा सूला, एक बोलेगा कहाँ जाना है सोमेश्वर, कोई बोलेगा इगतपुरी, फिर बाद में वापस डिस्कशन होगा और लास्ट में सब डिस्कशन करने के बाद एक जगह बोलेंगे हाँ चलो गोवा चलते, सब हाँ बोलेंगे। नॉर्मली हाँ, अपना क्या, अपना हेलीकॉप्टर है प्राइवेट अपने पास, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि डिसीजन मेकिंग स्लो है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी कम है, क्योंकि एक दूसरे का मतभेद बोलते हैं ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने का चांसेस रहता है, कंफ्लिक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, और बाद में पॉइंट भी आएगा कंफ्लिक्ट भी हो सकता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन, सी पार्टनर्स मैक्सिमम कितना है? 100 रहता भी नहीं है, क्योंकि 100 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा? 100 रुपए कमाए तो 1-1 रुपए मिलेगा सबको। तो प्रॉफिट शेयरिंग इस हिसाब से 2, 5, 10 तक रहता है मैक्सिमम। पार्टनरशिप फॉर्म में 2, 5 तक ही रहता है। सो गवर्नमेंट रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। आने वाले जो 2 है, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें हजारों लाखों मालिक रहते हैं, वहां पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। पार्टनरशिप फर्म में 2-5 लोग रहते हैं तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट, या रेगुलेशन कम स्ट्रिक्टनेस। लायबिलिटी, अभी लायबिलिटी होता क्या है? पहले तो लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। एक फर्म में 2 पार्टनर्स है, फर्म को लॉस हो गया, कितने का? लाख रुपए का। अब दे नहीं पा रहे, लायबिलिटी लाख रुपए देना है। फर्म का संपत्ति बेच दिया, संपत्ति बेचा 40,000 आया, अभी भी कितना कम पड़ रहा है? 60,000। घर से दोनों को लाना पड़ेगा 30-30, पर 2 में से एक डूब गया, वो 20 ही ला पाया, तो दूसरे पार्टनर को खुद का 30 और जो डूबा हुआ पार्टनर का 10 डालना पड़ेगा। सो सेक्शन 25 अप्लाइज। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। यदि 2 पार्टनर है, एक डूब गया, ठीक है, तो उसका जो कम पड़ रहा है वो दूसरे पार्टनर को भरना पड़ेगा। खुद का जेब से तो भरना पड़ेगा, डूबे हुए पार्टनर का भी पैसा डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो लायबिलिटी सबको जॉइंट ठहराया है कि जॉइंट में 3 जन, एक डूब गया तो वो डूबा तो ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी 2 लोग भरो, खुद का भी भरो और डूबा हुआ पार्टनर का भी भरो। कोई फिर भाग नहीं सकता, नहीं तो कोर्ट में जाकर 2 बोलेंगे ना हमारी थोड़ी गलती है वो डूबा। कोर्ट बोलेगा नहीं, तुमने पार्टनरशिप किया था तो साथ पे गया था ना, अब दोनों मिलकर भरो तीसरे का। तो इसलिए पार्टनरशिप सोच समझ के करना होता है, क्योंकि सबको जॉइंटली घर से लाना पड़ेगा, और कोई डूबा तो दूसरे को लाना पड़ेगा, और सब डूब गए तो फिर इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स का कायदा लागू होता है। व्हेन द लायबिलिटीज इज मोर, एसेट्स इज लेस, तो जाके कोर्ट में बोलो हम डूब चुके, लेकिन फिर जिंदगी में कोई बैंक तुमको कर्जा देगा नहीं। इंसॉल्वेंट एक बार घोषित हो गए तो बैंक क्यों पैसा देगा? बैंक तो कमाई चाहता है। तुम जब हफ्ता भरने की पोजीशन में नहीं हो तो बैंक कर्जा देगा क्यों? बट एक बार कोई पर्सन, ऐसा कुछ नहीं है, आगे चलकर तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन, सी बैंक पेपर देखता है, तुम्हारे पेपर स्ट्रॉन्ग अकाउंट्स के अभी डूबे, लेकिन कुछ साल बाद तुमने
प्रोग्रेस किया, प्रॉफिट है, तो बैंक क्यों छोड़ेगा कर्जा? बैंक दे देगा कर्जा। लेकिन बहुत सारे चीजें हैं, बैंक पेपर पे जाता है, पेपर पे तुम डूबे हो तो बैंक तुमको 1 रुपया कर्जा देगा। क्योंकि बैंक कर्जा क्यों देता है? तुम्हारे रिटर्न करने की कैपेसिटी में, तुम्हारा रिटर्न करने की कैपेसिटी नहीं तो बैंक को देगा, बैंक थोड़ी घाटे में जाएगा। लॉजिक समझ में आया? ओके, आगे बढ़े। सो लायबिलिटी अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल, दैट इज सेक्शन 25। सेक्शन मतलब कायदा। जो पार्टनरशिप एक्ट 32 का कायदा है, उसमें 25 नंबर का कायदा ये बोलता है कि लायबिलिटीज अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल। उसके बाद ऑडिट। मैंने बताया था कंपनी का अकाउंट्स कौन बनाते हैं? कंपनी के अकाउंटेंट्स। लेकिन हम मालिक है कंपनी के, हम कंपनी मुंबई में, हम कलकत्ता में, क्या गारंटी की कंपनी का अकाउंट बराबर हो रहा है? तो हम किसको अपॉइंट करेंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो जाकर बॉम्बे में जाएगा, कंपनी का अकाउंट चेक करेगा, जिसको ऑडिट बोलते हैं, और हमको कलकत्ता में रिपोर्ट करेगा कि अकाउंट सही है क्या। तो कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कंपलसरी, जो कि कंपलसरी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप फॉर्म में कोई ऑडिट की जरूरत नहीं। अकाउंट्स मेंटेन करो, इनकम टैक्स भरो, सबमिट करो गवर्नमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अकाउंट्स का अलग से ऑडिट करने की जरूरत नहीं। टैक्सेस, पार्टनरशिप फॉर्म पर टैक्स फ्लैट 30%। सोल ट्रेडिंग और एचईएफ कितने तक माफ है? 2,50,000। यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म ने 2,50,000 कमाया तो फ्लैट 30% कितना होता है? 75,000 टैक्स भरना पड़ेगा। सो पार्टनरशिप फॉर्म पे टैक्स बहुत ज्यादा है, फ्लैट रेट है। जबकि सोल ट्रेडर और एचईएफ का स्लैब सिस्टम है, पहला स्लैब 2.5 लाख तक जीरो, पार्टनरशिप को कोई स्लैब नहीं दिया, फ्लैट रेट है उनका 30%। तो टैक्सेस बहुत ज्यादा है पार्टनरशिप। कंफ्लिक्ट, क्या पार्टनर्स में कंफ्लिक्ट होगा? द आंसर इज यस। बहुत साल पहले 1968 के आसपास रिलायंस आई थिंक कमर्शियल कॉर्पोरेशन फॉर्म हुआ था। उसमें 2 पार्टनर्स थे, धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी। चंपकलाल दमानी का नाम सुना है? डी मार्ट का नाम सुना है? हाँ। डी का पहला लेटर डी, दमानी। समझ में आ रहा है? अब धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी में गलती से बोला होगा तो धीरूभाई अंबानी, उस समय धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी, इन्होंने मिलकर रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन शुरू किया। 68 से भी पहले होगा, बट 1 साल बाद चंपकलाल दमानी अलग हो गए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ रहेगा। आया समझ में? तो कंफ्लिक्ट होते हैं। फिर धीरूभाई अंबानी ने अकेले संभाला, और फिर चंपकलाल दमानी भी अपना लाइफ आगे बढ़ते गए। तो डीमार्ट, फिर उन्होंने अपने वंश जो आगे बढ़ाया, तो अभी डीमार्ट उस नाम से जाना जाता है। और रिलायंस जो सब जानते हैं, मुकेश अंबानी जो धीरूभाई अंबानी के लड़के, वो सब। सो कंफ्लिक्ट, पार्टनरशिप 1 साल बाद चंपकलाल दमानी एग्जिटेड द पार्टनरशिप, अलग हो गया, क्योंकि जो भी पर्सनल कारण हो गया उनके। सीक्रेसी, बिजनेस सीक्रेसी मेंटेन होता है, क्योंकि ये लोग जब अकाउंट्स बनाते हैं, तुमको इनकम टैक्स के रिटर्न्स ऑनलाइन सबमिट करना रहता है। तुमको पहले क्या था, प्रिंट निकालो, कागज सबमिट करो, अभी कोई कागजी फॉर्म जरूरत नहीं, बस ऑनलाइन सबमिट कर दो तो भी काफी है। अच्छा, कुछ साल ऑनलाइन सबमिट करो, फिर कागजी कॉपी भेजो वहां पे, अभी जरूरत नहीं पड़ता। तुम्हारा आधार कार्ड यदि चेक दे इनकम टैक्स के साथ, तो तुम बस ऑनलाइन भेजो, दैट्स इट, तुमको कागज भी भेजने की जरूरत नहीं। तो पूरा बिजनेस सीक्रेसी मेंटेन होता है। तो वहां से वो लोग फिर चेक करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। मैंने बोला था चैरिटी रहेगा तो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या है ऑपरेटिंग कॉस्ट? हाई है क्या लो है? लो। लो है। क्यों? कैपिटल इज लिमिटेड, 4-5 लोग, 10 लोग कितना कैपिटल डालेंगे? सो साइज ऑफ कैपिटल इज लिमिटेड, therefore the size of business is limited, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी लो। डिवीजन ऑफ वर्क, बहुत अच्छा काम होता है पार्टनरशिप फॉर्म। एक जन खरीदेगा, एक जन बेचेगा, ठीक है, एक जन अकाउंट संभालेगा, एक प्रोडक्शन संभालेगा, कितना अच्छा। बहुत सारे सक्सेसफुल पार्टनरशिप ऐसे ही चले हैं। अकेला आदमी पे बहुत सारा लोड आ जाता है, इसलिए तो पार्टनरशिप हमेशा फ्रूटफुल रहता है कि तू भाई अकाउंट सीए किया है ना, तू अकाउंट देख, आई हैव डन इंजीनियरिंग तो आई विल सी प्रोडक्शन, एक बंदे ने एमबीए किया तो तू मार्केटिंग देख। स्टार्टअप आजकल ऐसे तो आ रहे हैं, अकेला आदमी कितना करेगा। तो ये लोग ग्रुप ऑफ पार्टनर्स मिलकर जब साथ में आते हैं तो शेयरिंग हो जाता है काम का, तो काम का बंटवारा बहुत अच्छा हो जाता है। इनफैक्ट तुमको विश्वास नहीं होगा, सोनी कंपनी का नाम सुना होगा। सोनी कम्स फ्रॉम द वर्ड सोनस, व्हिच मींस साउंड।
उसमें दो थे, एक जहां तक मेरा नॉलेज है एक्यो मोरिटा और एक इबुका था। इबुका वाज अ मास्टर इंजीनियर, वो ही कुड डिजाइन द प्रोडक्ट्स, बट एक्यो मोरिटा मार्केटिंग में जीनियस था। सेम एप्पल में हुआ ना, स्टीव जॉब्स वाज अ मार्केटिंग पर्सन, एक और आदमी था ही वाज इनटू डिजाइनिंग। तो ये दोनों अलग थे। होंडा भी ऐसे ही हुआ। होंडा एक जमाने में बंद होने वाला था क्योंकि होंडा वाज एन इंजीनियर, उसको अकाउंट्स का देख रेख पता नहीं था। व्हेन ही फाउंडेड अ पर्सन, जो आदमी जो सही एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाला, तब जाकर होंडा बचा। क्योंकि तुम इंजीनियर हो, तुमको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है, तो कंपनी कैसे चलेगा, कितना नफा कितना नुकसान हो तो पता होना चाहिए ना। तो बहुत सारे पार्टनरशिप इस पे आधारित होते हैं, दो तीन लोग मिलकर साथ में आते हैं, सबके स्किल लेवल अलग रहते हैं, तो उस हिसाब से लोग आगे बढ़ जाते हैं। सोनी ले लो, होंडा ले लो, ये सारे कंपनीज अकेले के दम पर आगे नहीं आए, इनको लोग मिल गए, ठीक है, जिससे आगे आते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क बहुत अच्छे तरीके से होता है पार्टनरशिप। पब्लिक कॉन्फिडेंस, अगेन जैसे मैंने बताया, दो तीन लोग का कंप्यूटर का दुकान है, वहां पे एचपी का लैपटॉप है और एक रिलायंस डिजिटल में, चांसेस ऑफ तुम्हारा ट्रस्टिंग रिलायंस डिजिटल बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुमको गारंटी रहेगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर छेड़खानी नहीं होगा। कभी कभार हो सकता है कि लैपटॉप के अंदर से उसने कुछ चिप निकाल दिया हो, ठीक है ना, तो तुमको कहाँ से समझेगा। कई बार जो अमेजोन से पार्सल आते हैं वो तो कोई निकालता नहीं है, लेकिन प्लास्टिक चिपकाना ऊपर से आसान है। कई बार जो तुम खरीदते हो मिक्सर या कुछ, वो खुद तुम्हारे सामने प्लास्टिक लगाता होगा, इसका मतलब दिखाने के लिए पहले खोला हुआ है। तो हो सकता है पहले का किसी को दिखा हुआ है, रिटर्न आया हुआ तुमको बेच रहा है। बट रिलायंस डिजिटल में ऐसा कम चांसेस, या टाटा क्रोमा, इन पर अपन भरोसा शायद ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू कंप्यूटर का दुकान। इसलिए तुम देखो, लोकल जो दुकान रहते हैं जो मोबाइल फोन्स बेचते हैं, और जो एप्पल के स्टोर्स रहते हैं, तुमको एप्पल खरीदना होगा तो तुम लोकल दुकान से लेने से डरोगे। तुम दुबई जाओ, तुमको हर थोड़ी देर में कोई आदमी आएगा एप्पल फोन खरीदना है, और मार्केट प्राइस है वो 50% में देते हैं, बाद में पता चलता है वो डुप्लीकेट है। सेम टू सेम, हूबहू कॉपी, अंदर क्या है थोड़ी किसको पता है, वो चेंज कर दिया उसने। डुप्लीकेट। बहुत सारे मिलते हैं, हाफ रेट में कौन देना है, बट लोग को लगता है एप्पल फोन है तो ले लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो टाटा क्रोमा और रिलायंस डिजिटल ये सब जगह ऐसे फ्रॉड नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग काफी प्रिकॉशंस लेते हैं, ऐसे नहीं खरीदते, सब चेकिंग्स रहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी, एक सिंपल सा लॉजिक है कि तीन चार पार्टनर है, एक चला गया फॉरेन, बाकी तीन ने संभाल लिया, या एक की डेथ हो गई, समझ में आ रहा है। सो डेथ से बाकी पार्टनरशिप, धंधा बंद नहीं होता, एग्रीमेंट बदलता है। चार पार्टनर से एक फॉरेन चला गया, उसने बोला मैं नहीं करूंगा, बाकी तीन संभाल लेंगे धंधे को। सो कंटिन्यूटी रहता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी भी रहता है। क्यों, चार में से एक जन नहीं आ पाया तो बाकी तीन संभाल लेंगे आज धंधा। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो एक किराना शॉप था आकाशवाणी टावर के ऊपर, वहां पे आई थिंक दो भाई थे, वन पास्ड अवे, दो या तीन जन थे, फिर अभी एक की वाइफ संभालती है, और ऐसे कुछ मिलकर इन लोगों ने बंद होने नहीं दिया। अकेला आदमी होता तो बंद हो गया होता। सो पार्टनरशिप रहा तो बाकी लोग संभाल लेते हैं, करेक्ट। सो स्टेबिलिटी ज्यादा रहता है, डायरेक्ट मोटिवेशन बिल्कुल रहता है। क्यों, चार पार्टनर्स है, एक पैसा बढ़ जाए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटना पड़ेगा। सो 100 रुपए मेहनत तुमने किया बट बांटना पड़ेगा। सो तुम बोलोगे मेहनत करके फायदा क्या, 100 रुपए मैंने कमाया लेकिन बाकी 25-25 तीन लोग को देना पड़ेगा। सो मोटिवेशन कम होता है। वही सोल ट्रेडर में 100 रुपए मेहनत किया, 100 रुपए उसका। पार्टनरशिप में बांटना पड़ता है तो मोटिवेशन कम होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मैंने ऑलरेडी इसका कई बार एग्जाम्पल भी दिया कि लोकल लेवल पे जो आदमी टीवी खरीदता है सैमसंग का, वो कितने खरीदेगा, दो तीन, मे बी 50,000। सैमसंग उसको कितने में लगाएगा, 40,000। वो रिलायंस डिजिटल खरीदेगा, दो तीन नहीं, वो 200-300 खरीदेगा, तो सैमसंग कितने में लगाएगा, 30,000। तो पर टीवी कॉस्ट सस्ता पड़ता है ना रिलायंस को, सैमसंग को भी पड़ता है, एक साथ ऑर्डर मिल गया तो वो लोग सस्ते में दे देते हैं। तो बिकॉज ऑफ बल्क बाइंग, पर टीवी कॉस्ट रिलायंस डिजिटल या टाटा क्रोमा का कम रहता है। इसको इकोनॉमिक ऑफ स्केल बोलते हैं, ज्यादा बाइंग या ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग। मारुति भी एक दिन में करीबन मुझे लगता है 3,500-4,000 गाड़ी बनाने की क्षमता रखता है, और वही महिंद्रा बनाता है 700। तो पर गाड़ी कॉस्ट किसको सस्ता पड़ेगा,
मारुति को सस्ता पड़ेगा ना, इसलिए मारुति इतने सस्ते में बेच पाते हैं क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत है। 3,500-4 हजार गाड़ियां दिन में निकालते हैं, जबकि महिंद्रा ये लोग सब मुश्किल से, उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है 700 के आसपास वो लोग निकालते हैं, तो मारुति को पर यूनिट सस्ता पड़ता है, इसको इकोनॉमिक ऑफ स्केल बोलते हैं। पार्टनरशिप में कैपिटल लिमिटेड, साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड, ऑपरेटिंग कॉस्ट लो, उनका ऑर्डरिंग बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में रहता है, तो उनको इकोनॉमिक ऑफ स्केल का बेनिफिट सैमसंग 40,000 में देगा, 30 में नहीं देगा, वो बेनिफिट नहीं मिलता, सो इकोनॉमिक ऑफ स्केल नहीं मिलेगा। रिस्क लो है क्योंकि पार्टनर्स लिमिटेड, कैपिटल लिमिटेड, साइज ऑफ बिजनेस लो या लिमिटेड, ऑपरेटिंग कॉस्ट लो, तो रिस्क भी कम हो जाता है। पर्सनल कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स मेंटेन कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज किराना शॉप ले लो, 2-3 जन मिलकर कर रहे हैं, सो ये लोग ही बेचेंगे, ठीक है, आराम से कस्टमर से बात करेंगे, क्रेडिट फैसिलिटी, होम डिलीवरी, आफ्टर सेल सर्विस, ये सब देंगे, है ना। तो पर्सनल कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स है। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, ज्यादातर तुमको किराना शॉप, मेडिकल शॉप, कंप्यूटर ये सब मिलेगा, तो सोसाइटी को गुड्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग को काम देंगे तो एम्प्लॉयमेंट, खुद बेरोजगार नहीं रहते तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो सोसाइटी को तो कंट्रीब्यूशन होता ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोकल लेवल पे किराना रहा तो तुमको दूर जाना नहीं पड़ता, ये सब फैसिलिटीज ये लोग सोसाइटी के लिए करते हैं, ठीक है। वोटिंग राइट्स, हर एक को एक वोट है, जैसे मैंने बताया कि 5 पार्टनर्स है, छठवा को लाना है, तो जब तक 5 एक एक सब लोग हाँ नहीं बोले, छठवा आ नहीं सकता, वोटिंग राइट सबको इक्वल है, ठीक है। और एग्जाम्पल अक्षय कुमार एंड एसोसिएट्स, उसका भी पार्टनरशिप है, ठीक है ना। तो ये थे तुम्हारे 30 पॉइंट्स। अब इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बताया था, 3 इडियट्स, ठीक है, वो उसके दम पर 30 पॉइंट्स तुम्हारा लर्न हो जाएगा।